इंडिया का रुपी वेंटिलेटर पर है और डॉक्टर खुद आरबीआई बना पड़ा है। सवाल सिंपल है, क्या 60 या 92 का सफर सिर्फ 10 साल में यूं ही हो गया? कुछ दिन पहले आरबीआई को 2.9 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी पड़ी क्योंकि डॉलर 100 के पार होता हुआ लग रहा था। करेंसी का एक ही रूल होता है, सप्लाई एंड डिमांड। जैसी डिमांड वैसी सप्लाई, वैसे ही करेंसी का मूवमेंट। अब समझते हैं इसका रीजन 1, एफडीआई प्रॉब्लम। इंडिया में फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट ही नहीं कर रही। एफडीआई टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 0.7%, जबकि चाइना ग्रो हो रहा है 2 से 3%। रीजन 2, एफआईआई का एग्जिट। लास्ट 6 मंथ्स में एफआईआई ने अप्रॉक्स 1.5 लाख करोड़ रुपीस इंडिया से निकाल लिए हैं, मतलब रुपी बेचा जा रहा है, डिमांड जीरो। तो मार्केट क्यों नहीं गिरा? आंसर है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, बट दैट इज अलार्मिंग। रीजन 3, ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट $283 बिलियन। ऑयल एंड गोल्ड इंपोर्ट्स हमारी कमर तोड़ रहे हैं। रीजन 4, टूरिज्म फेलियर। फॉरेन टूरिस्ट का डेली बजट इंडिया में सिर्फ $5 का है और इंडियंस खुद थाईलैंड, वियतनाम जा रहे हैं। रिजल्ट, आरबीआई को रुपी बेचना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू एक्वायर फॉरेन एक्सचेंज। रियलिटी चेक, आरबीआई पैनिक कंट्रोल कर सकता है, ट्रेंड रिवर्स नहीं कर सकता। समझिए कंक्लूजन, एफडीआई, एफआईआई, एक्सपोर्ट एंड टूरिज्म, जब तक ये चारों इंप्रूव नहीं होते 100 का लेवल ऑलमोस्ट इनएविटेबल होगा। और इसके लिए सबसे पहले हमें बदलना होगा, दैट इज गोल्ड एंड क्रूड यूसेज पे कंट्रोल करना होगा, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट क्रिएट करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर जापान में क्रूड के रेट बढ़ने लगते हैं तो वहां के लोग गाड़ी का यूसेज बंद कर देते हैं और क्रूड के प्राइसेस को बैलेंस होने तक यूज नहीं करते। मतलब इनडायरेक्टली वो डॉलर की वैल्यू को बढ़ने नहीं देते हैं। व्हाई? बिकॉज क्रूड इज द बिगेस्ट पिलर इन डॉलर प्राइसेस, and that is why Japan and Japanese people are considered a legend all over the world, nation first. हमें भी शायद उनकी तरह बनना और सोचना होगा। We need to have that attitude. अब आपको क्या लगता है, रुपी बचेगा या सेंचुरी मारेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड फॉलो फॉर मोर रियल फाइनेंस टॉपिक।